आज डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक में टीजीटी पीजीटी वाली में पेज नंबर 91 पे जो इंग्लिश ड्रामा से रिलेटेड जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश ड्रामा के बारे में लिखा है, ब्रिटिश नाटक की शुरुआत जो है 14वीं और 15वीं सदी में हुई थी। यह चर्च की लिटर्जी LITURGY लिटर्जी एक धार्मिक समारोह होता है, ये रिलीजियस सेरेमनी होती है। तो चर्च की लिटर्जी से निकला था ये 14वीं 15वीं सदी में ब्रिटिश नाटक। द मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज जो लिटर्जिकल नाटक से विकसित हुए और 14वीं शताब्दी में ये आए, अस्तित्व में आए। जो मिस्ट्री प्लेज थे वो बाइबल से लिए गए थे, बाइबल्स के विषयों से संबंधित थे, और जो मिरेकल प्लेज थे वो संतों के जीवन और चमत्कारों से संबंधित थे। जो मिरेकल प्लेस थे वो संतों के जीवन और चमत्कारों से संबंधित थे, और जो मिस्ट्री प्लेस थे वो बाइबल के विषयों से संबंधित थे। मोरलिटी प्लेस जो थे ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में बड़े लोकप्रिय थे। 15वीं और 16वीं में नाटक शुरू हुए 14वीं और 15वीं में, लेकिन मोरलिटी प्लेस 15वीं और 16वीं शताब्दी में बड़े फेमस थे। मोरलिटी प्लेज गंभीर नाटक थे जो अमूर्तता और रूपक के साथ व्यवहार करते थे। उनमें अमूर्तता होती थी, रूपक होते थे। पात्र कुछ गुणों और प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे सिन हो गया यानी पाप, ग्रेस हो गया यानी अनुग्रह, रिपेंटेंस हो गया यानी पश्चाताप, REPENTANC, परजिवरेंस यानी दृढ़ता, गुड यानी अच्छे और बैड एंजल्स बुरे और अच्छे, मतलब पाप, अनुग्रह, पश्चाताप, दृढ़ता, अच्छे और बुरे स्वर्गदूत। और 7 घातक पाप पर बात होती थी मोरलिटी प्लेज में, 7 डेडली से। मोरलिटी प्लेज का सबसे मोरलिटी प्लेज अगर बेस्ट देखा जाए तो एवरी मैन है। एवरी मैन इज कंसिडर्ड द बेस्ट मोरलिटी प्लेज। तो मोरलिटी प्लेज हुए, मिस्ट्री प्लेज हुए, मिरेकल प्लेज हुए। इंटरल्यूड क्या होता है? देखिए, इंटरल्यूड INTERLUD, इंटरल्यूड एक लघु नाटक था जो पात्र आमतौर पर विनम्र पद के होते थे। उनके जो पात्र होते थे वो थोड़ा विनम्र होते थे। इन नाटकों में रूपकात्मक पात्रों का अभाव था। देयर वाज एब्सेंस ऑफ एलिगोरिकल फीचर्स इन दीज प्लेज। हास्य इन नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता थी इंटरल्यूड। ह्यूमर इज द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्लेज, सबसे अच्छी विशेषता थी। जॉन हेवुड का एक नाटक है इंटरल्यूड। जॉन हेविड साहब का एक नाटक है दी फेयर पीज, 4 पीज। 4 पीज बहुत अच्छा उदाहरण है। अब नोट हेडिंग दी गई है, उसमें लिखा है कि निकोलस उडल, UDALL, निकोलस उडल रॉल्फ रोयस्टर डॉयस्टर है, लगभग 1552 में आया था। रॉल्फ रोयस्टर डॉयस्टर पहली शुद्ध अंग्रेजी कॉमेडी है। रॉल्फ रोयस्टर और डॉयस्टर जो है ये निकोलस उडाल की पहली शुद्ध अंग्रेजी कॉमेडी है। ग्रैमर गर्टन जो एक कवि हैं, ग्रैमर गुर्टन साहब, GURTON, जिन्होंने
ग्रैमर ग्रुटन की जो एक नीडिल है, नीडिल एक रचना है, NEEDLE 1575 में जो आई, शास्त्रीय शैली की एक कॉमेडी है। नूडल एक शास्त्रीय शैली की एक कॉमेडी है। ग्रामर नूटन की सुई शास्त्रीय शैली की एक और कॉमेडी है। अंग्रेजी में पहली पूर्ण त्रासदी अगर देखा जाए, यानी ट्रेजेडी जो है अंग्रेजी में, वो गॉरबोडुक या फोरेक्स एंड पेरेक्स है 1561 में। निकोलस उदाल ने तो राल्फ डॉयस्टर ये पहली अंग्रेजी कॉमेडी लिख दी। ग्रामर GRAMMAR ग्रैबन गॉर्टन की नीडल जो है वो एनॉदर कॉमेडी क्लासिकल स्टाइल की हो गई 1575 में। 1552 में वो पहली कॉमेडी आई थी रॉल्फ डॉयस्टर। फिर पहली पेवर इंग्लिश कॉमेडी जो ये थी। फिर ग्रामर गर्टून की नीडल आई, दूसरी कॉमेडी क्लासिकल स्टाइल में। और अगर हम कहें कंप्लीट ट्रेजेडी इंग्लिश में आई, वो गॉरबोड्यूक GORBODUC या फोरेक्स और फेरेक्स, जो सैकविले और नॉर्टन के द्वारा लिखी गई थी 1561 में। SACKVILLE सैकविले और नॉर्टन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये इंटरल्यूड, मॉरलिटी, मिस्ट्री, मिरेकल। अगली हेडिंग है ट्रेजेडी। देखिए, ट्रेजेडी से तात्पर्य एक नाटकीय घटना से है। ट्रेजेडी रिफर्स टू ए ड्रामेटिक कंपोजिशन, ऐसी घटना से है जो गंभीर और दुखद प्रकृति की रचना जिसमें नायक का पतन और मृत्यु शामिल है। सारोफुल नेचर इन्वॉल्विंग फॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो। अरस्तु ने काव्य शास्त्र में त्रासदी को परिभाषित किया है। एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। वो लिखते हैं ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। त्रासदी एक ऐसी क्रिया की नकल है जो गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण की होती है। इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट, ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। परिमाण की होती है, एक निश्चित परिमाण, सर्टेन मैग्नीट्यूड। प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरण से अलंकृत भाषा में दया और भय के माध्यम से इन या ऐसी भावनाओं का रेचन होता है। In language embellished with each kind of artistic ornament, through pity and fear, bring about the catharsis these or such emotions. बड़ी अच्छी ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट and of a certain magnitude. In language embellished with each kind of artistic ornament, through pity and fear, bring about the catharsis these or such emotions. त्रासदी एक ऐसी क्रिया की नकल है जो गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण की होती है। प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरण से अलंकृत भाषा में दया और भय के माध्यम से ऐसी भावनाओं का रेचन होता है, यानी लिखी। तो ये तो अरस्तु की है। अच्छा, एक ये भी कहा जा सकता है कि ट्रेजेडी इज ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट वैक्सन, VACTION। त्रासदी गंभीर और महत्वपूर्ण छुट्टियों का एक नाटकीय प्रतिनिधित्व है। ट्रेजेडी इज ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट वैक्सन्स। ये भी परिभाषा है, त्रासदी गंभीर और महत्वपूर्ण छुट्टियों का एक नाटकीय प्रतिनिधित्व। आगे लिखा है कि ग्रीक त्रासदी की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में एसेलियस, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हो गई थी। एथेंस में एसेलियस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज ने की थी। किसने? सोफोक्लिस, SOPHOCLE, सोफोक्लिस, और एसेलियस, AESCHYLU, एसेलियस ने की थी। प्रसिद्ध ग्रीक त्रासदियां हैं, जैसे 5वीं शताब्दी में प्रसिद्ध ग्रीक ट्रेजेडी हैं, जैसे ओडिपस द किंग,
ओडिपस द किंग। अगली है इलेक्ट्रा, ये भी ट्रेजिडी है, ELECTR, इलेक्ट्रा। एक और ट्रेजिडी है ग्रीक एंटीगोन, ANTIGONE है। ओडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, एंटीगोन। अगला है, पहली हेडिंग है हीरोइक ट्रेजिडी या द रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। देखो, हीरोइक ट्रेजिडी या रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, वीर त्रासदी या पुनर्स्थापना त्रासदी इसको बोलते हैं। तो प्रेम और सम्मान के लिए एक महान नायक या नायिका की त्रासदी होती है। इस दी ट्रेजिडी, ये जो ट्रेजिडी है किसकी है? एक महान नायक या नायिका की कहानी होती है और ये प्रेम को खोजते हैं, द सेक ऑफ लव एंड ऑनर, सम्मान और प्रेम को के लिए एक ट्रेजिडी ये होती है। नाटक का यह रूप मुख्य रूप से पुनर्स्थापना युग के लिए विशिष्ट था। दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा, जो ये हीरोइक ट्रेजिडी है उस पे बात हो रही है, या रेस्टोरेशन ट्रेजिडी इसका नाम हो सकता है। तो ये ड्रामा का रूप वाज मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन एज, पुनर्स्थापना युग, रेस्टोरेशन एज। यह वीर दोहे और रिक्त पद में लिखा गया। इट इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट्स, यानी वीर दोहे, एंड इन ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक रिक्त पद में लिखा गया। प्रसिद्ध वीर त्रासदी, अगर हम एक हीरोइक फेमस हीरोइक ट्रेजिडी की बात करें, जैसे ऑल फॉर लव, ये ड्राइडन के द्वारा, ऑल फॉर लव ये ड्राइडन के द्वारा। डी एवनेंट के द्वारा, एक AVENENT, डी एवनेंट के द्वारा द सीज ऑफ होडेस, ये RHODES, सीज ऑफ होडेस, ये डी एवेंट के द्वारा है। अगला, हीरोइक ड्रामा जो है, ये टर्म जो है, मतलब दो हमने फेमस हीरोइक ट्रेजिडी बताई, ऑल फॉर लव ये ड्राइडन के द्वारा और डी एवेनेट के द्वारा सीज ऑफ होडेस के द्वारा। टर्म जो हीरोइक ड्रामा है ये सबसे पहले इवेंट किया गया था ड्राइडन के द्वारा। उनका एक नाटक था द कन्क्यूस्ट ऑफ ग्रेंडा, CONQUEST, कन्क्यूस्ट ऑफ ग्रेनेडा, GRANADA, ये 1670 में आया था। तो उसमें इन्होंने ये जो टर्म था हीरोइक ड्रामा, ये ड्राइडन ने किया था अपने नाटक कन्क्यूस्ट ऑफ ग्रेनेडा। तो इन्होंने ये किया था। अब नाटक के मुद्रित संस्करण की प्रस्तावना के लिए, प्रीफेस के लिए, प्रिंटेड वर्जन ऑफ प्ले, नाटक के मुद्रित संस्करण की प्रस्तावना के लिए ड्राइडन ने तर्क दिया था कि नाटक मंच के लिए महाकाव्य कविता की एक प्रजाति थी। नाटक जो है मंच के लिए जो महाकाव्य होते हैं उस कविता की एक प्रजाति थी। जैसे महाकाव्य अन्य कविताओं के लिए था, वैसे ही वीर नाटक अन्य नाटकों के लिए था। जैसे महाकाव्य दूसरे कविताओं के लिए था, वैसे ही जो वीर नायक था यानी हीरोइक ट्रेजिडी अन्य नाटकों के लिए था। नतीजा ये हुआ, यानी कॉन्सिक्वेंटली नतीजा ये हुआ, ड्राइडन ने इस प्रकार के नाटक के लिए नियमों की एक श्रृंखला तैयार की। ड्राइडन डिराइव्ड ए सीरीज ऑफ रूल्स फॉर दिस टाइप ऑफ प्ले, और नतीजन ड्राइडन ने इस प्रकार के नाटक के लिए नियमों की एक श्रृंखला तैयार की, कर ली। सबसे पहले नाटक वीरतापूर्ण पद होना चाहिए। सबसे पहले द फर्स्ट द प्ले शुड बी कंपोज्ड इन हीरोइक वर्स, वीरतापूर्ण पद में होना चाहिए। क्लोज्ड कंप्लीट इन आइम्बिक पेंटामीटर, किसमें होना चाहिए? कंप्लीट जो है किसमें होना चाहिए? आइम्बिक पेंटामीटर में होना चाहिए। आइम्बिक पेंटामीटर होना चाहिए। दूसरी शर्त है, नाटक को ऐसे विषय पर केंद्रित होना चाहिए जो राष्ट्रीय नींव, फोकस ऑन ए सब्जेक्ट दैट पर्टेन्स ए नेशनल फाउंडेशन, राष्ट्रीय नींव पौराणिक घटनाओं, माइथोलॉजिकल इवेंट्स और महत्वपूर्ण या भव्य मामलों में संबंधित हो, एंड इंपॉर्टेंट एंड ग्रांड मैटर्स में संबंधित हो। पहला वीरतापूर्ण पद यानी आइम्बिक पेंटामीटर में हो, दूसरा इसका राष्ट्रीय नींव पौराणिक घटनाओं या महत्वपूर्ण और भव्य मामलों से संबंधित हो, तीसरा वीरतापूर्ण नाटक का नायक शक्तिशाली निर्णायक होना चाहिए।
जो हीरो ऑफ द हीरोइक ड्रामा मस्ट बी पावरफुल डिसीव, निर्णायक होना चाहिए, DECISIV, और एनाक्लीज की तरह गलत होने पर भी हावी होना चाहिए। एनाक्लीज, एक्लीज, ACHILES, एक्लीज की तरह गलत होने पर भी हावी होना चाहिए। तो ये तो क्या था, हीरोइक ट्रेजेडी। आगे एक ट्रेजेडी दी गई है, ट्रेजेडी के प्रकार बता रहे थे। पहली ट्रेजेडी हो गई हीरोइक ट्रेजेडी या रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, जिसको ड्राइडेन टर्म दिया। अगली ट्रेजेडी है रिवेंज ट्रेजेडी। देखिए, जो रिवेंज ट्रेजेडी का प्रयोग सबसे पहली बार 1900 में A.H. थॉर्नडाइक ने किया था। 1900 में एलिजाबेथ के अंत और जैकोबियन युग की शुरुआत में लिखे गए नाटकों की श्रेणी को लेबल करने के लिए पेशकश की गई थी। एलिजाबेथ के अंत में और जैकोबियन युग की शुरुआत हो रही, तो उस समय जो नाटक लिखे गए, तो उनको 1900 में A.H. थॉर्नडाइक ने ये इंट्रोडक्शन कराया था सबसे पहले। इस नाटकीय शैली में नायक एक काल्पनिक या वास्तविक चोट का बदला लेना चाहता है। इन दिस ड्रामेटिक जेनर द प्रोटोगोनिस्ट सीक्स रिवेंज फॉर एन इमेजिन्ड और एक्चुअल इंजरी, या तो वास्तव में या काल्पनिक चोट का बदला लेना चाहता है। रोमन नाटककार सेनेका को बदला त्रासदी का स्रोत और प्रेरणा माना जाता है। जो रोमन नाटककार थे सेनेका, SENECA, उनको जो है क्या माना जाता है, सोर्स और इंस्पायर, प्रेरणा स्रोत माना जाता है और स्रोत माना जाता है किसका, बदला, यानी रिवेंज ट्रेजेडी का। दी फेमस रिवेंज ट्रेजेडी, कुछ प्रसिद्ध रिवेंज ट्रेजेडी हैं, जैसे थॉमस किड की एक प्रसिद्ध है दी स्पेनिश ट्रेजेडी, शेक्सपियर की हैमलेट, ये बड़ी फेमस है। जॉन वेबस्टर की WEBSTR, जॉन वेबस्टर के जो है नाटक, वो जैसे दी व्हाइट डेविल और दी डचेस ऑफ माल्फी, ये भी एक रिवेंज प्ले ही है। तो रिवेंज ट्रेजेडी हो गई। इसमें आपको याद रखना है, ये A.H. थॉर्न डाइक ने 1900 में इंट्रोड्यूस कराया था। एक इस प्रकार के नाटक से जो एलिजाबेथन के अंत में लिखे गए और जैकोबियन एरा की शुरुआत में लिखे गए, एलिजाबेथन के अंत में लिखे गए। इस तरीके के ड्रामेटिक जेनर में जो है जो नायक होता है वो काल्पनिक या वास्तविक चोट का बदला लेना चाहता है। रोमन नाटककार सेनेका को रिवेंज ट्रेजेडी का स्रोत और प्रेरणा माना जाता है। थॉमस किड की एक स्पेनिश ट्रेजेडी, शेक्सपियर की हैमलेट, और फिर दो इसमें बताई गई थी व्हाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी, ये जो है रिवेंज प्ले बताए गए वेबस्टर साहब के, जॉन वेबस्टर। अब आ जाते हैं कॉमेडी पे। देखिए, कॉमेडी एक हल्की फुल्की मनोरंजक थीम पर आधारित एक नाटकीय रचना है। एक कॉमेडी इज ए ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ ए लाइट अम्यूजिंग थीम विद फन, ह्यूमर, ऑफन सैटायर एंड हैप्पी एंडिंग। इसमें मजा आता है, हास्य होता है, अक्सर व्यंग होता है और सुखद अंत होता है। एक कहानी जो मुख्य पात्र या पात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के सुखद समाधान के साथ समाप्त होती है, सामना किए जाने वाले संघर्षों के साथ समाधान के साथ समाप्त होती है, उसे कॉमेडी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कॉमेडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ए स्टोरी दैट एंड्स विद ए हैप्पी रेसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्ष तो है लेकिन समाप्ति हैप्पी रेसोल्यूशन फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कॉमेडी। दार्शनिक अरस्तु ने अपनी रचना पोएटिक्स में लिखा है कि हास्य योग लोगों का चित्रण है। फिलोसफर अरस्तु ने लिखा है पोएटिक्स में, कॉमेडी इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉफेबल पीपल। कैसा, हास्य जो है, हास्य योग्य लोगों का चित्रण है और उसमें किसी प्रकार की भूल या कुरूपता शामिल होती है, कुरूपता शामिल होती है जो पीड़ा या आपदा का कारण नहीं बनती। कॉमेडी इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉफेबल पीपल एंड इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ ब्लंडर और अगलीनेस विच डज नॉट कॉज पेन और डिसॉस्टर। डज नॉट कॉज, वो कारण नहीं बनती है, पेन दर्द का, डिसेस्टर आपदा का कारण नहीं बनती, ये कहते हैं पोएटिक्स में अरस्तु।
अच्छा, कॉमेडी में पहला है क्लासिकल ट्रेजेडी कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी यानी शास्त्रीय कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी यानी शास्त्रीय कॉमेडियन, इसको एथेनियन कॉमेडी भी कहते हैं, ATHENIAN, एथेनियन कॉमेडी भी कहते हैं। देखिए, शास्त्रीय कॉमेडी का आविष्कार 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में एरिस्टोफेंस, किसके द्वारा? एरिस्टोफेंस द्वारा किया गया था। ARISTOPHANES, एरिस्टोफेंस के द्वारा किया गया था और इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में मेनांडर द्वारा विकसित किया गया। 5वीं शताब्दी BC में इसको डेवलप किया, आविष्कार किया गया एरिस्टोफेंस के द्वारा, एथेंस में ग्रीक में डेवलप किया गया। मेनांडर MENANDER, मेनांडर के द्वारा जो है विकसित किया गया। अगला, रोमन हास्य कवि प्लॉटस ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शास्त्रीय कॉमेडी को अपनाया। रोमन हास्य कवि प्लॉटस, रोमन कॉमिक पोएट प्लॉटस, PLAUTUS, प्लॉटस ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शास्त्रीय कॉमेडी को अपनाया। तो ये तो हो गए पूरा क्लासिकल कॉमेडी। अगला है एंशियंट ग्रीक कॉमेडी, प्राचीन यूनानी कॉमेडी, इनमें से भी एक थी। देखिए, प्राचीन यूनानी कॉमेडी इनमें से एक थी। शास्त्रीय ग्रीक के रंगमंच में अंतिम 3 प्रमुख नाटकीय रूप अन्य त्रासदी और व्यंग्य नाटक हैं। अब इसमें जो है क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या है, दूसरी जैसे ट्रेजेडी एंड सैटायर भी है। एथियन कॉमेडी कन्वेंशनली डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स, 3 पार्ट में डिवाइड है, ओल्ड कॉमेडी, मिडिल कॉमेडी और न्यू कॉमेडी। ओल्ड कॉमेडी जो है सर्वाइव्ड टुडे लार्जली इन द फॉर्म ऑफ 11 सर्वाइव प्लेज ऑफ एरिस्टोफेंस। ओल्ड कॉमेडी जो है ये आज भी जिंदा है पूर्ण रूप से एरिस्टोफेंस की। मिडिल कॉमेडी जो है लार्जली खो गई है। पुरानी कॉमेडी आज बड़े पैमाने पर एरिस्टोफेंस के 11 बचे हुए नाटकों के रूप में बची हुई। मध्य कॉमेडी खो गई। अब रही ओनली रिलेटिव शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बाय ऑथर्स सच एथेनियंस ऑफ न्यूरिकेटिस और न्यू कॉमेडी इज नोन प्राइमरली फ्रॉम द सब्सटेंशियल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेनांडर। तो एंशियंट कॉमेडी है। अगली जो कॉमेडी है, ऑल रोमन कॉमेडीज, सभी रोमन कॉमेडी जो बची हुई हैं उन्हें फेबुला पैलियाटा दैट हैव सर्वाइव्ड कैन बी कैटेगोराइज्ड एज फेबुला पैलियाटा, PALLIATA, फेबुला पैलियाटा ग्रीक विषयों पर आधारित कॉमेडी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और 2 नाटककारों द्वारा लिखे गए थे। टाइटस मैकियस प्लॉटस और पब्लियस टेरेंटियस ऑफर रोमन दर्शकों के लिए प्रदर्शन किए जाने वाले ग्रीक नाटकों को अनुकूलित करने में रोमन हास्य नाटककारों ने प्रस्तुतियों की संरचना में कई बदलाव किए। रोमन कॉमेडीज में कह रहा है इनको जिंदा रखने के लिए फेबुला पैलिटा भी कहा जाता है, वर्गीकृत इसमें किया है। 2 नाटककारों द्वारा लिखे गए, कौन कौन? टाइटस मैकियस प्लेटा जो प्लेटस ने लिखे और फेबुलियन ट्रेंटियस TERENTIUS ये टेरेंस ने लिखे। तो इन दोनों ने जो है रोमन दर्शकों के लिए प्रदर्शन किए जाने वाले ग्रीक नाटकों को अनुकूलित करने में रोमन हास्य नाटकों ने बड़ा रोल निभाया और रोमन हास्य नाटकारों ने प्रस्तुतियों की संरचना में कई बदलाव किए। सबसे उल्लेखनीय है कि कार्रवाई को अलग अलग एपिसोड में विभाजित करने के साधन के रूप में कोरस की पहले ही प्रमुख भूमिका को हटा दिया गया। कोरस की भूमिका को हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त नाटकों के संवाद के साथ साथ पूरक के रूप में संगीत संगत को जोड़ा गया। संवाद के साथ साथ इसमें रोमन कॉमेडीज में क्या किया गया, संवाद के साथ साथ पूरक के रूप में संगीत संगत को जोड़ा गया। सभी दृश्यों की कार्रवाई आमतौर पर मुख्य पात्रों के आवास के बाहर सड़कों पर होती थी और कथानक की जटिलताएं अक्सर एक छोटे पात्र द्वारा चुपके से सुनने का परिणाम होती थी।
मतलब कोई एक छोटा सा सुन लेता, फिर उससे दिक्कतें आती, जटिलताएं अक्सर एक छोटे पात्र द्वारा चुपके से सुनने का परिणाम होती थी। प्लाटस ने 205 और 184 ईस्वी पूर्व के बीच लिखा था। प्लाटस जो है ये लिखी थी 205 और 184 बीसी के बीच में लिखे थे, और उनके 20 कॉमेडी आज भी मौजूद हैं। प्लॉटस के 20 कॉमेडी आज भी मौजूद हैं, जिनमें से उनके प्रहसन सबसे प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा कौन से प्रसिद्ध हैं? फारसेस, FARCES, प्रहसन इनको बोलते हैं हिंदी में। 20 कॉमेडी मौजूद हैं, जिनमें उनमें से सबसे ज़्यादा कौन फेमस है? फारसेस। अब क्लासिकल कॉमेडी के मॉडल पर आधारित पहली अंग्रेजी कॉमेडी, मतलब अगर क्लासिकल कॉमेडी के आधार पर देखा जाए, आधारित जो पहली अंग्रेजी कॉमेडी होगी वो निकोलस उडेल द्वारा रचित रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1552 में लिखी गई, तो बताया है, और 1567 में प्रकाशित हुई। यह नाटक 5 अंकों में लिखा गया। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर निकोलस उडल, 5 अंकों में। नाटक का कथानक एक अमीर विधवा क्रिश्चियन करसेस्ट पर केंद्रित है। एक अमीर विधवा क्रिश्चियन कस्टेट, CHRISTIAN और कस्टेट CUSTANC करस्टेस पर आधारित है, जिसकी सगाई एक व्यापारी गॉविन गुडलक से हुई है। किससे हुई है? गॉविन गुडलक व्यापारी है, GAWYN, गॉविन गुडलक, GOODLUC के गुडलक पर हुई है। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को एक धोखेबाज व्यक्ति, रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को एक धोखेबाज व्यक्ति मैथ्यू मैरी ग्रीक, उस धोखेबाज व्यक्ति का क्या नाम होता है? मैथ्यू मैरी ग्रीक, MERRYGREEK, मैरी ग्रीक द्वारा क्रिश्चियन करस्टेस को लुभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो जो अमीर विधवा है उसको लुभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन उसके दिखावटी प्रयास सफल नहीं होते। फिर रॉल्फ अपने दोस्तों और नौकरों के साथ, मैरी ग्रीक के कहने पर रॉल्फ जो है अपने दोस्तों और नौकरों के साथ अंदर घुसकर क्रिश्चियन कॉर्टेस को जबरन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी नौकरानियों से हार जाते हैं और भाग जाते हैं। व्यापारी गॉविन कुछ ही देर बाद आता है और नाटक सुलह, प्रार्थना और एक गीत के साथ खुशी से समाप्त होता है। तो ये तो इंग्लिश कॉमेडी पहले हुई। अच्छा, रोमांटिक कॉमेडी क्या है? देखिए, रोमांटिक कॉमेडी का विकास जो है एलिजाबेथ काल के नाटककारों जैसे थॉमस लॉज के जैसे हम कहें रोजालिंड, और शेक्सपियर के एज यू लाइक इट 1599, थॉमस लॉज की रोजालिंड ROSALYND 1590, इनके द्वारा किया गया। अगला है कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ हुमर, हास्य की कॉमेडी। देखिए, द कॉमेडी ऑफ हुमर वॉज डेवलप्ड बाय जेन जॉनसन। कॉमेडी ऑफ हुमर जो है ये एलिजाबेथ नाटककार बेन जॉनसन द्वारा विकसित हुई। इसमें 4 होमर्स बताए गए, रक्त, कफ, पित्त और उदासी। कितने कफ बताए गए? ब्लड, ये जो है 4 होमर्स जो रक्त, कफ, ब्लड रक्त हो गया, ब्लड, कफ की PHLEGM क्लब, फिर उसके बाद बताया पित्त CHOLER क्लब, और मिलनकॉनी। उदासी के प्राचीन शारीरिक सिद्धांत पर आधारित थी ये कॉमेडियाँ, कॉमेडी ऑफ हुमर। उनकी प्रसिद्ध कॉमेडी बेन जॉनसन की है एवरी मैन इन हिज हुमर, एवरी मैन इन हिज हुमर। एक और इनकी प्रसिद्ध कॉमेडी है इसी तरीके की कॉमेडी ऑफ हुमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज हुमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज हुमर। और एक और है इनकी अल्केमिस्ट, ALCHEMIST, अल्केमिस्ट भी इनकी एक कॉमेडी। हास्य की कॉमेडी एक चरित्र या पात्रों की श्रेणी पर केंद्रित होती है, जिनमें से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व, इच्छाओं और आचरण पर हावी होने वाले प्रमुख लक्षण या हास्य प्रदर्शित करता है। यह हास्य तकनीक एरिस्टोफेंस में पाई जा सकती है, लेकिन अंग्रेजी नाटककार बेन जॉनसन, एरिस्टोफेंस जो हैं तकनीकी तौर पर ये पाए जाते हैं, जो व्यक्तित्व, इच्छाओं और आचरण पर हावी होने वाले प्रमुख लक्षण हास्य प्रदर्शित करता है। यह हास्य तकनीक एरिस्टोफेंस में पाई जाती है, लेकिन अंग्रेजी नाटककार बेन जॉनसन और जॉर्ज चैपमैन ने 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जॉर्ज चैपमैन, CHAPMAN, चैपमैन ने
16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इस शैली को लोकप्रिय बनाया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में, 17वीं शताब्दी के बाद में इसे रेस्टोरेशन कॉमेडी में शिष्टाचार की कॉमेडी के साथ जोड़ दिया गया। 17वीं शताब्दी के बाद के वर्षक में इसको किस में जोड़ दिया गया? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन कॉमेडी में जोड़ दिया गया। किसमें? शिष्टाचार की कॉमेडी के साथ जोड़ दिया गया। नोट आया, नोट में लिखा है कि वोल्पोन, VOLPONE, वोल्पोन जो है एक इतालवी में जो धूर्त लोमड़ी, मतलब इटालियन फॉर स्लाई फॉक्स, स्लाई फॉक्स इटालियन में लिखा है। एक कॉमेडी प्ले है स्लाई फॉक्स, SLY, स्लाई फॉक्स माने होता है धूर्त लोमड़ी। कॉमेडी है किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा। और सबसे पहले जो है जॉनसन ने पहली बार 1605 और 1606 में बनाया था। वॉल्पोन की जो इटालियन कॉमेडी थी स्लाई फॉक्स, तो वॉल्पोन को बेन जॉन्स ने बनाया, लिखा है इटालियन से बनाया है। इटालियन कौन? स्लाई फॉक्स, 1505-6 में। इसमें शहरी कॉमेडी और जानवरों की कहानी के तत्व हैं या लालच और वासना का निर्दयी व्यंग है। इट इज ए मर्सीलेस सैटायर ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। तो ये तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हुआ। अगला है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन कॉमेडी भी इसको बोलते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रेस्टोरेशन, क्योंकि उसी काल में हुई है। देखिए, प्रभावित सामाजिक शिष्टाचार, नैतिक चूक, साजिश और दरबार में प्रचलित अनैतिकता, फैशनेबल लोगों और कुलीन वर्ग पर एक कट व्यंग था। जो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये जो सामाजिक शिष्टाचार, नैतिक चूक, साजिश और दरबार में प्रचलित अनैतिकता पर फैशनेबल लोगों और कुलीन वर्ग पर एक कट व्यंग था। अंग्रेजी साहित्य में कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसे एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहा जाता है, इसको एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहा जाता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स शब्द पुनर्स्थापना इसकी हुई 1660 से 1710 की यथार्थवादी व्यंग्यात्मक कॉमेडी की एक शैली का वर्णन करता है। 1660 से 1710 के बीच में इसकी स्थापना हुई, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी कहा जाता है, जो एक बहुत ही परिष्कृत कृत्रिम समाज के शिष्टाचार और सामाजिक परंपराओं पर सवाल उठाता है और टिप्पणी करता है। फैशन, शिष्टाचार और सामाजिक वर्गों के जीवन के दृष्टिकोण का व्यंग प्राचीन ग्रीक कॉमेडी के घमंडी सैनिक और अंग्रेजी बहाली कॉमेडी के फॉफ और रेक जैसे स्टॉक पात्रों के साथ साकार होता है। इस शैली के प्रसिद्ध नाटक थे जैसे विलियम कॉन्ग्रेव का, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के हैं, विलियम कॉन्ग्रेव का एक नाटक था द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड। जॉर्ज एथरेज का, जॉर्ज एथरेज, AETHERAG, जॉर्ज एथरेज का एक नाटक है सी वुड इफ सी कुड, सी वुड इफ सी कुड। और वाई और वाई सी वुड इफ सी, और वाई चरले जिसको बोलते हैं, WICHERLEY। वाइचरले का है दी कंट्री वाइफ, वाइचरले का है दी कंट्री वाइफ। जॉर्ज इथर्ज का है सी वुड इफ सी कुड, और विलियम कैंग्रीव का है दी वे ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ना। क्या किसका किसका है? दी विलियम कॉन्ग्रीव का है दी वे ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्ग्रीव इथर्ज के हैं दी सी वुड इफ सी कुड, और वाई चर्ली WICHERLEY का है कंट्री वाइफ। अगला है सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी है जो सेंटिमेंटल आंसुओं की थीम के माध्यम से सदाचार, धर्मपरायणता और सादगी पर जोर देती है। अगली कॉमेडी है सेंटिमेंटल कॉमेडी, जोर देती है और अपने सुखद अंत के कारण हास्य रहित कॉमेडी है। प्रसिद्ध कॉमेडी जो है, जैसे दी लिविंग लवर्स, स्टील ने लिखी है, दी लाइंग लवर्स, LYING, दी लाइंग लवर्स जो है कॉमेडी स्टील के द्वारा है। और कॉली सिब्बर द्वारा एक कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी कही जाती है, केयरलेस हस्बैंड,
कॉली सिब्बर, COLLEY, कॉली सिब्बर, CIBBR, कॉली सिब्बर जो है, कॉली सिब्बर जो है, इसके द्वारा केयरलेस हस्बैंड जो है ये आता है, केयरलेस हस्बैंड। केयरलेस हस्बैंड किसकी है? कॉली सिब्बर के द्वारा। और लाइंग लवर्स ये स्टील के द्वारा। अगली जो कॉमेडी है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्या है? देखिए, एंटी सेंटिमेंटल जो कॉमेडी है, 18वीं सदी की एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी पारंपरिक व्यंग्यात्मक कॉमेडी है। कौन सी शताब्दी की? 18वीं। 1730 में या थिएटर में सेंटिमेंटल कॉमेडी के खिलाफ एक प्रतिक्रियावादी ताकत के रूप में उभरी। प्रसिद्ध कॉमेडी एंटी सेंटिमेंटल की ये है। गोल्ड स्मिथ ने एक लिखी है, सी स्टूप्स टू कनक्यूर, सी स्टूप्स, STOOPS, सी स्टूप्स टू कनक्यूर। और शेरिडन की एक कॉमेडी है राइवल्स, RIVALS, ये शेरिडन की कॉमेडी है। तो ये एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडियाँ हैं। अगली कॉमेडी है पोएटिक ड्रामा या वर्स ड्रामा। देखिए, काव्य नाटक या पद्य नाटक क्या होता है? काव्य नाटक में संवाद पद्य में लिखे जाते हैं, जो अंग्रेजी में आमतौर पर रिक्त पद होता है, ब्लैंक वर्स, है ना। हालांकि अंग्रेजी पुनर्स्थापना के वीरतापूर्ण नाटक ज्यादातर वीर दोहों में लिखे गए थे। तो ये पोएटिक ड्रामा और वर्स ड्रामा हो गया। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा नाटकीय रूप में लिखा गया है, जिसमें संवाद, सांकेतिक सेटिंग और मंच निर्देश है, लेकिन लेखक का इरादा इसे प्रदर्शन के बजाय पढ़ने का है। उदाहरण के लिए जैसे मिल्टन का है सैमसन एगोनिस्ट, ये क्लोजेड ड्रामा ही है। शैली का एक है प्रोमेथियस अनबाउंड, मिल्टन का है सैमसन एगोनिस्ट क्लोजेड ड्रामा। शैली साहब का है प्रोमेथियस, PROMETHEUS अनबाउंड। और हार्डी साहब का भी एक क्लोजेड ड्रामा है डायनेस्ट्स, DYNASTS, डायनेस्ट्स, हार्डी साहब का है। और प्रोमेथियस का है अनबाउंड। तो इस तरीके से क्लोजेड ड्रामा। अगला है लिरिकल ड्रामा, गीतात्मक नाटक या प्राचीन ग्रीक नाटकों का। गीतात्मक नाटक जो है प्राचीन ग्रीक नाटकों का एक रूप है, जिसमें एसेलियस की त्रासदीपूर्ण कहानियां शामिल हैं। एसेलियस की जो प्राचीन एसेलियस की त्रासदीपूर्ण कहानियां शामिल हैं। इन प्रदर्शनों में क्रिया, संवाद और संगीत शामिल थे, इसमें कोरल गाने भी शामिल थे। उदाहरण शैली का प्रामोथियस अनबाउंड, जिसमें जो है कोरल सॉन्ग्स, जैसे शैली का एक प्रोमेथियस अनबाउंड, ये भी लिरिकल ही ड्रामा था। मास्क अगली हेडिंग है, मास्क, जिसको मुखौटा बोलते हैं। देखिए, मास्क दरबारी मनोरंजन का एक विस्तृत रूप था। मास्क वाज एन इलाबोरेट फॉर्म ऑफ काउंट एंटरटेनमेंट, विस्तृत रूप था। इसमें काव्य नाटक, संगीत, गीत, नृत्य, शानदार वेशभूषा और मंचीय तमाशा शामिल था। नाटक का समापन एक नृत्य के साथ होता था, जिसमें खिलाड़ी यानी जो प्लेयर होते थे अपने मुखौटे उतार दिए और दर्शक भी उनके साथ शामिल हो गए। जैसे मिल्टन का कॉमस है, ये मास्क ही होता है। अगला ड्रामा है मेलो ड्रामा। देखो, 18वीं और 19वीं सदी के नाटक, 18वीं और 19वीं सदी के नाटक जिनमें एक्शन के साथ ऑर्केस्ट्रा, संगीत या गीत का इस्तेमाल किया जाता था। संक्षेप में या संगीत के साथ एक सनसनीखेज नाटक, जैसे एंटेव चाखव का है दी ब्रूट, BRUT, एंटेव ANTON, एंटेव चेखव CHEKHOV। तो एंटेव चेखव द्वारा लिखित दी ब्रूट जो है ये मेलो ड्रामा है। अच्छा, एब्सर्ड ड्रामा, बेतुका नाटक। एब्सर्ड ड्रामा मतलब बेतुका नाटक। बेतुका नाटक ये शब्द सबसे पहले मार्टिन एस्लिन द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? मार्टिन एस्लिन, ESSLIN, एस्लिन द्वारा गढ़ा गया था। यह पारंपरिक नाटक के नियमों को तोड़ता है। इस तरह के नाटक का मुख्य विषय संचार की विफलता है। नाटक दिखाता है कि जीवन अनिवार्य रूप से अर्थहीन और दुखी है, मानव प्रयास व्यर्थ है, इसीलिए यह बिना किसी उद्देश्य का नाटक है। जैसे सैमुअल बेकेट द्वारा वेटिंग फॉर गॉड डॉट,
सैमुअल बकेट द्वारा एक नाटक है अब्सर्ड ड्रामा वेटिंग फॉर गॉड डॉट GODDOT गॉड डॉट। अगला है कमेडी ऑफ मेनस MENAC कमेडी ऑफ मेनस। ये जो है डेविड कैम्पटन, निगेल डेनिस और NF सिम्पसन और हेलार्ड पिंटर द्वारा लिखे गए नाटकों का समूह है। कमेडी ऑफ मीनेंस जो है MENAC किसके किसके द्वारा लिखे गए? डेविड कैम्पटन CAMPTON कैम्पटन और निगेल डेनिस NIGEL निगेल डेनिस, NF सिम्पसन SIMPSON सिम्पसन और हेरोल्ड पिंटर द्वारा लिखे गए नाटकों का समूह है। इस शब्द को नाटक समीक्षक इरविंग वार्डले ने गढ़ा है। इस शब्द को किसने गढ़ा है? अगर ये टर्म की बात करें कमेडी ऑफ मीनेंस, तो इसको गढ़ा है एक ड्रामा क्रिटिक थे इरविंग वार्डले, IRVING इरविंग वार्डले। इरविंग वार्डले जिन्होंने इसे कैम्पटन के नाटक दी ल्यूनेटिक व्यू, इरविंग वार्डले साहब ने कैम्पटन साहब का एक नाटक था दी ल्यूनेटिक व्यू LUNATIC ल्यूनेटिक व्यू ए कमेडी ऑफ मीनेंस। ल्यूनेटिक व्यू जो है कमेडी ऑफ मेनेंस के उपशीर्ष से उधार लिया था। 1958 में एनकोर में पिंटर और कैप्टन के नाटकों की समीक्षा करते हुए पिंटर और कैम्पटन प्लेज की समीक्षा करते हुए एनकोर में पिंटर और कैम्पटन के नाटकों की समीक्षा करते हुए, यानी कैप्टन का जो उपशीर्षक कमेडी ऑफ मेनन शब्दों पर एक मजाकिया खेल है जो कमेडी ऑफ मेनस से लिया गया है, जिसका उच्चारण कुछ हद तक जुदेव अंग्रेजी लहजे में किया है। मतलब मैनर्स से ही निकला है, मेनेस किया किसने इसको है? कैप्टन के उपशीर्षक कमेडी से लिया है और उसकी कमेडी जो नाटक था ल्यूनेटिक व्यू ए कमेडी ऑफ मीनेस किया किसने? इरविंग वार्डले साहब ने। तो ये तो इंग्लिश ड्रामा हुआ, ट्रेजेडी कमेडी सब के बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोस।